सीमा ने नजरें नीची कर ली। वो शर्मिंदगी के बायस उन्हें उठा नहीं पाई। आहिल जब तक कमरे में रहा, चाय पीते इसका चेहरा देखता रहा। वो इसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार देख सकता था, मगर कुछ बोला नहीं। नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम भी पढ़ लेना, ओके? और ये सीमाब नूर के लिए दूसरा धचका था। इसने सिरत से सर उठा के इसे देखा जो नमाज के लिए निकल चुका था। सीमा को एक बार फिर शर्मिंदगी हुई थी। इसे अपने कहे अल्फाज याद आ रहे थे। कितना सुनाया था इसने आहिल को इसके गाने सुनने पर, नमाज ना पढ़ने पर। वो तो आहिल को एक जहन्नुमी से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। इसे अब अपने अल्फाज पर पछतावा हो रहा था। आहिल को गए काफी देर हो गई थी, मगर वो अभी तक वापस नहीं आया था। जरूरी काम से जा रहा हूँ, वेट मत करना, सो जाना। इसे आहिल का मैसेज मौसूल हुआ था। कुछ सोचते हुए सीमा ने तेजी से अपनी चादर अलमारी से निकाली और घर को ताला लगाकर मेन रोड पर आ गई। हाथ के इशारे से इसने टैक्सी रोकी। जी मैडम, कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। सीमा ने इसे एड्रेस बताया और चादर को सख्ती से थामे वो टैक्सी में बैठ गई। पूरा रास्ता दरूद शरीफ का विर्द करते गुजरा। मैडम जी, घर आ गया है, ड्राइवर बोला तो सीमा फौरन से टैक्सी से बाहर निकली और किराया दिया। शुक्रिया भाई। किराया देते सीमा ने अपने कदम आगे बढ़ाए। इसने हसरत से सामने खड़े इस घर को देखा। इसका घर, इसकी जन्नत, इसकी जिंदगी। वो घर जहाँ वो, हुमा और इसके अब्बू अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते थे। सीमा ने दिल को मजबूत बनाया और चाबी निकालकर गेट खोला। इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई इसे देख रहा हो, मगर वहाँ कोई नहीं था। जबकि दरख्त की ओट में छुपा वजूद मुस्कुरा दिया। चढ़ की आवाज से दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुई। पूरा घर इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरे में सिमत का तायन करते वो स्विच बोर्ड तक पहुंची, मगर जैसे ही लाइट्स ऑन हुई तो सीमा की आंखें उबलकर बाहर गिरने को थी। पूरा लाउंज ब्लैक रोज और सेंट कैंडल से सजाया गया था। घर का कोना कोना चमक रहा था, जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। ब्लैक रोज की खुशबू इसके दिमाग पर असरअंदाज हो रही थी। अपना सर इसे घूमता महसूस हो रहा था। अचानक पूरे लाउंज में एक आवाज गूंजी, नूर, मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। जानती हो, बहुत मोहब्बत से सजाया है ये सब तुम्हारे लिए, और एक तोहफा भी है तुम्हारे लिए। ढूंढना अब तुम्हारा काम है। इससे पहले सीमा मोमिन की बात समझ पाती, इसे अपने माथे पर कुछ गीला महसूस हुआ। टिप 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 पानी की बूंद बन के इसके चेहरे पर गिरी, जिन्हें सीमा ने हाथ से साफ करना चाहा, मगर उंगलियों पर लाल रंग देखकर इसके होश सही मानों में उड़ गए। खून, वो घबराई आवाज में खुद से बोली। इसने चेहरा उठाकर ऊपर छत को देखा, जहां से खून की बूंदें टपक रही थी। खुद को मजबूत किए सीमा ने कदम उठाए और सीढ़ियां तय करती अपने कमरे में पहुंची। कांपते हाथों से इसने दरवाजा खोला, जबकि अंदर का मंजर देखकर इसकी दिलहराश चीख निकली। सामने ही एएसपी की खूनजदा लाश पंखे से लटक रही थी, जबकि खून की बूंदें जिस्म से जमीन पर गिरती इसे तर कर गई थी। आह! सीमा की चीख पूरे घर में गूंजी। सीमा, सीमाब, सीमा! आहिल ने इसे हिलाया जो सर घुटनों में दिए खौफजदा सी बैठी थी। एएसपी की डेड बॉडी फोरेंसिक टेस्ट के लिए ले जाई जा चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ खून के कुछ धब्बे थे, बाकी सब कुछ क्लियर था। वो इसने मार दिया आहिल। वो सबको मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। आहिल की तरफ देखते वो खाली आंखें लिए बोली, सीमा चलो यहाँ से। आहिल ने इसे सहारा दिया और जमीन से उठाकर अपने साथ नीचे ले आया। इसे गाड़ी में बिठाए वो दोबारा अंदर गया था, जब सीमा की नजर अचानक सामने पड़े लिफाफे पर गई। ये क्या है? इर्द गिर्द नजरें दौड़ाए इसने लिफाफा उठाया और खोला तो इसके अंदर टिकट्स थीं, वो भी 2। आहिल को आता देखकर इसने लिफाफा अपने पर्स में रख लिया। आहिल ने आते ही गाड़ी चलाना शुरू कर दी। इसका चेहरा सपाट था। नाराज हो? हिम्मत करते सीमा ने पूछा। नहीं, बहुत खुश हूँ, नाचने का दिल चाह रहा है। इसके लहजे में तंज का अंसर नुमाया था। सॉरी, वो नजरें नीचे किए इतना ही बोल सकी। सॉरी? वाओ, यू नो व्हाट सीमा, अपना सॉरी अपने पास रखो। मैंने तो अब तुमसे उम्मीद रखना छोड़ दी है। तुम हर बार मुझे नाउम्मीद कर देती हो सीमा। आहिल की बात पर सीमा का दिल दुखा था। इसने आहिल को देखा जिसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? सीमा ने लबों को तर करते पूछा। आहिल ने वही चिट शर्ट की जेब से निकालकर सीमा के हाथ में थमा दी जो हुमा ने सीमा को दी थी। इससे पता चला इस चिट में सीमा के पिंडी वाले घर का एड्रेस था और इसके सिवा कुछ भी नहीं। एसपी की मौत को 1 महीना गुजर चुका था, मगर सीमा अभी भी स्टेबल नहीं हुई थी। आहिल ने इसकी कंडीशन के जेरे असर इसका हद से ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया था। अभी भी वो इसे ढूंढता घर की पिछली तरफ आया था, जहां वो लॉन में बैठी खाली आंखों से हवा में उड़ते परिंदे देख रही थी। सीमा चलो उठो, अंदर चलें।
इसकी हालत के पेश नज़र वो इसे आराम से सहारा दिए अंदर ले आया था। 2 दिन पहले ही उन्हें खुशखबरी मिली थी और फिर ऐसी हालत में इतना स्ट्रेस इसके लिए अच्छा नहीं था। नहीं भाई, वो नॉर्मल नहीं है, मालूम नहीं क्या हो गया है इसे, बहुत ज्यादा रिजर्व्ड हो गई है वो। कॉल पर ज़रार से बात करता इसे नज़रों के हिसार में लिए वो बोला, कहो तो मैं हिद्दी को भेज दूं? ज़रार ने सवाल किया। नहीं भाई, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक आप लोगों में से कोई भी नहीं आएगा। अगर आना ही होता तो मैं आप लोगों को शादी पर आने से ना रोकता। आहिल की बात पर ज़रार लंबी सांस खींचकर रह गया। आहिल ठीक ही तो कह रहा था। मोमिन पर यकीन ना रखते हुए इसने अपने तमाम रिश्तेदारों को खुद से दूर कर दिया था ताकि मोमिन से उन्हें तकलीफ ना पहुंचे। कॉल रखते ही वो कमरे में वापस आया जहां नींद में डूबी सीमा हल्के से कांप रही थी। इसे फिर से वही ख्वाब आया था। आहिल इसके पास बैठ गया और इसके बालों में हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर में सीमा ने कांपना छोड़ दिया, वो पुरसुकून हो गई थी। आहिल ने भी सुकून का सांस लिया और वुजू की नियत से उठता वॉशरूम में चला गया। जहाज में बैठी वो दुनिया जहां से बेखबर बाहर बादलों को देख रही थी। मुझे माफ कर देना आहिल, मगर ये जरूरी था, तुम्हारे लिए, आपी के लिए, भाई के लिए, सबके लिए। इसकी आंखों से आंसू छलक कर निकाब में जज़ब हो गया। आहिल, मैं जानती हूँ जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा मैं जा चुकी होंगी, मगर मैं भी क्या करती, मेरी वजह से बहुत सी जानें चली गईं, कितने ही घर वीरान हो गए। ना मैं इस हैवान के आगे झुकती और ना ही वो होता जो हुआ। शहीर, मिनहाज, अरसल भाई और फिर एएसपी सर, सब मेरी वजह से अपनी जिंदगी खो गए। और सबसे बढ़कर मेरी बहन की हाली कोख, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। तो मैं जा रही हूँ वहीं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। सीमा, आहिल गुस्से और खौफ से चिल्लाया। वो बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में 2 दिन के लिए लाहौर गया था, जबकि सीमा इसके पीछे बसे खत छोड़ गई थी। उस दिन आहिल की गाड़ी में मिलने वाले लिफाफे में 2 टिकट सीमा को मिले थे जो स्पेन के थे। आहिल और जवाद की आपसी गुफ्तगू से सीमा को मालूम हुआ था कि वो असल में स्पेन का रहने वाला था। मोमिन ने सीमा के लिए 2 टिकट्स दी थी। साफ वाज़िया था कि वो चाहता था आहिल भी साथ आए, मगर अब सीमा किसी और की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। एक्सक्यूज मी, मोमिन के पैदाइशी गांव में मौजूद इसने एक बूढ़ी औरत को मुखातिब किया जो कई लकड़ियों का गट्ठा कमर पर उठाए स्टिक की मदद से आगे चल रही थी। सीमा की आवाज पर वो रुकी और मुड़कर आंखें छोटी किए इसे देखा। आई एम अ टूरिस्ट, आई एम लॉस्ट, डोंट हैव एनी प्लेस टू स्टे, कैन यू हेल्प मी? सीमा अपनी बात पूरी किए इस औरत को देखने लगी। लो सिएंतो पेरो नो ते एंतिएंदो, माफ करना मगर मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई, वो औरत माजरत हुआ लहजे में बोली, जबकि अब की बार सीमा मुंह खोले इसे देखने लगी। ए बुएला, दादी, एक 15 बरस की बच्ची भागकर इस औरत के पास आई। मेरी, वो औरत खुशी से इसे देखकर बोली। ए बुएला, हेले अलगन प्रॉब्लमा, दादी जान क्या हुआ, क्या कोई मसला है? सीमा को घूरते इस लड़की ने पूछा। मैरी, क्रेओ के एला नेसेसिता अयूदा, मैरी, मुझे लगता है इसे मदद की जरूरत है। वो सीमा को तर्स भरी निगाहों से देखकर बोली, जबकि मैरी ने नापसंदीदा निगाहों से इसका हिजाब देखा। हे, कैन यू हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, आई एम लॉस्ट एंड डोंट नो एनी वे टू गो बैक, डोंट इवन नो द स्पॉट वेयर आई एम स्टिल नाउ, प्लीज जस्ट फॉर 1 नाइट लेट मी स्टे हियर प्लीज। सीमा की हालत देखकर आखिरकार मैरी को इस पर तरस आ गया और वो इसे अपने साथ अपने घर ले गई। इट्स रियली कोल्ड एट नाइट, यू मे नीड दिस ब्लैंकेट। रात को सीमा को इसका कमरा दिखाए वो इसके लिए कंबल निकाल कर लाई थी। योर पेरेंट्स? सीमा ने सवाल किया। दे आर डेड, मैरी मजबूत लहजे में बोली, मगर आंखें नम थीं। आई एम सॉरी, सीमा को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। इट्स ओके, वेल इट्स लेट, यू मस्ट बी टायर्ड, स्लीप वेल। मैरी इसे कंबल पकड़ाते कमरे से बाहर चल दी। आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो ख्यालों की दुनिया में गुम अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। आई एम सॉरी, वो अपने कोख में पलते वजूद से मुखातिब हुई। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गाल पर फिसल गए। नूर, अचानक इसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। नूर, आहिस्ता आहिस्ता आवाज में तेजी आई, यूं जैसे बहुत करीब से आ रही हो। आवाज की सिमत का तायन करते हुए इसके पीछे चल दी। इस वक्त वो किसी ट्रांस की सी कैफियत में मुब्तला थी। चलते चलते वो घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गई थी। अचानक जादू का असर टूटा और इसने आसपास नजरें दौड़ाई तो हाथ पैर फूल गए। नूर, एक बार फिर इसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मोमिन, वो सीधी तरफ को चल दी। एक खौफनाक चीख इसके मुंह से निकली। सामने ही मैरी और इसकी दादी का खून में लिपटा वजूद दरख्तों के साथ लटका हुआ था।
सीमा ने शुमाली सिमत की तरफ भागना शुरू कर दिया। इसे अब खौफ आने लगा था। भागते भागते इसे घंटा गुजर गया था। पाँव अब शल हो गए थे। नूर, मोमिन की मुस्कुराती आवाज इसे सुनाई दी। नजरें उठाकर देखा तो वो सामने ही खड़ा था। नहीं, सर नफी में हिलाए वो उल्टे कदमों भागी। भागो नूर, जितना मर्जी भागना है भागो, मगर अब तुम बच नहीं सकती। मोमिन की हंसी पूरे जंगल में गूंजी थी। तेज भागते भागते इसका सांस फूलने लगा था जब एक पत्थर से टकराकर वो जमीन पर गिरी। अल्लाह, इसने दर्द से अल्लाह को पुकारा। नूर, मोमिन की मुस्कुराती आवाज इसे अपने करीब से सुनाई दी। मुंह ऊपर किए देखा तो सामने ही वो हाथों में चाकू लिए इसे घूर रहा था। काली आंखें सर्द और हाली थीं। सर तेजी से नफी में हिलाए वो पीछे को होने लगी। जब मोमिन जमीन पर इसके बराबर बैठा और इसका एक दायां हाथ थामे एक झटके से चाकू इसके बाजू में खुबोया। आह! सीमा की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंजी। दर्द की शिद्दत इंतहा पर थी। हे एस्परेडो एस्टे मोमेंटो desde hace mucho tiempo। इस पल का इंतजार बहुत सालों से किया था मैंने। चाकू पर लगे खून पर उंगली फेरता वो मुंह में डाल गया। मगर ये क्या? ये वो जायका नहीं था जिसका इंतजार मोमिन ने इतने सालों से किया था। वो कुछ अलग था, बहुत अलग। क्या बकवास है ये? वो एकदम चिल्लाया, जबकि इसके चिल्लाने पर सीमा के आंसुओं में रवानी आ गई। वो खून किसका था? किसका था वो खून? मोमिन ने इसके घाव लगे बाजू पर जोर डाला तो सीमा की एक और चीख बुलंद हुई। बताओ मुझे। इसके बालों को जोर से मुट्ठी में थामे वो दहाड़ा। कौन सा खून? सीमा की आवाज में लर्जिश थी। उस दिन जब तुम्हें यूनी में चोट लगी थी, मैंने बैंडेज किया था। तुम्हारा रुमाल था वहाँ, इस पर तुम्हारे खून के कतरे थे। मगर तुम्हारा खून, इसका जायका अलग है। क्यों? मोमिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। सीमा इस वाकये को याद करने की कोशिश करने लगी। आहिल, वो बड़बड़ाई। मोमिन ने इसकी बड़बड़ाहट वाज़िया तौर पर सुन ली थी। वो आहिल था। वो चोट, रुमाल पर लगे खून के धब्बे आहिल के थे। आह! मोमिन गुस्से से चीखा। ग्रेट, जस्ट ग्रेट। इतनी मेहनत, इतना वक्त बर्बाद कर दिया, वो भी इस पर जिसका कोई फायदा नहीं। मोमिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बट नो प्रॉब्लम माई नूर। पहले तुम, फिर वो आहिल। हर किसी के साथ इंसाफ होगा। आखिर को मोमिन हूँ मैं। शैतानी हंसी हंसते वो दोबारा सीमा की तरफ बढ़ा, जिसने अपने हाथ में छुपाए पत्थर को जोर से इसके सर पर मारा। मोमिन दर्द से बुलबुला उठा, जबकि सीमा ने मौका पाते ही भागने की कोशिश की। मोमिन ने इसके पीछे भागना चाहा। जब इसे अपने पैर में शदीद तकलीफ महसूस हुई, वो वहीं जमीन पर गिर गया। आहिल सीमा के पीछे स्पेन आ चुका था। वो मोमिन के गांव में मौजूद था। यहाँ मौजूद चाय की एक खुली दुकान पर इसने कुछ लोगों से सीमा के हवाले से पूछगछ की। इन लोगों ने इसे एक सयाह के बारे में बताया था, जिसने करीब ही एक बूढ़ी औरत और इसकी पोती के घर पनाह ली हुई थी। आहिल ने इनसे एड्रेस पूछा और शुक्रिया अदा किया। इस वक्त वो इस घर के सामने खड़ा था जब इसे दूसरी तरफ से खटके की आवाज आई। वो अंदर दाखिल होते बैग की तरफ गया तो इसने एक वजूद जंगल की तरफ जाते देखा। सीमा वो पहचान चुका था। आहिल इसके पीछे भागा और इसे आवाज दी, मगर ला हासिल। सीमा इसकी नजरों से ओझल हो गई थी। शिट! एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे पर मारते वो बोला। सीमा को ढूंढते वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो इसे एक तरफ से किसी औरत के चीखने की आवाज आई। सीमा! वो तेजी से इस सिमत भागा। वहां पहुंचा तो इसे शुमाली जानिब से भागते कदमों की मध्यम आवाज सुनाई दी। आहिल की नजरें जब सामने लगे दरख्त पर गईं तो एक पल को इसकी रूह तक कांप गई। 2 औरतों के बरहना जिस्म, इतनी दरिंदगी। इसकी नजरें झुक गईं। या अल्लाह! आहिल फकत इतना बोल सका जब इसे एक बार फिर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो फौरन से शुमाल की तरफ भागा, मगर वहां भी कुछ नहीं मिला। वो थोड़ी और आगे भागा था जब इसे अंधेरे में एक वजूद अपनी तरफ भागता नजर आया। सीमा! वो इतने अंधेरे में भी इसे पहचान गया था। सीमा बगैर सोचे समझे भाग रही थी जब अंधेरे में एक अनजान वजूद से टकराई। इससे पहले वो चीखती, आहिल ने जोर से इसके मुंह पर हाथ रखकर इसका मुंह बंद कर दिया। जाना पहचाना लिम्स महसूस करके सीमा की जान में जान आई। आहिल! वो रोते हुए इससे लिपट गई। एक पल को तो आहिल को इस पर तरस आया, मगर अगले लम्हे गुस्सा और बिना कुछ सोचे समझे इसे खुद से दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। सीमा दर्द से बुलबुला उठी। तुम! क्या करूं मैं तुम्हारा? तुमने मुझे कभी इस काबिल समझा कि मुझ पर यकीन कर सको? इतनी बेइत्तबारी, इतनी बेइत्तबारी। यू नो व्हाट, अब मुझे तुमसे उम्मीद रखना छोड़ देनी चाहिए। एंड यू नो व्हाट, अब की बार मैं फैसला करके रहूंगा, तुम्हारा, मेरा, हमारे रिश्ते का। नहीं आहिल, प्लीज नहीं। सीमा इसको दोनों बाजू से थामे बोली।
हर बार की तरह इस बार भी इसे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आ रहा था। और जस्ट स्टॉप इट, बहुत हो गया। आहिल ने गुस्से से इसके दोनों बाजू मजबूत गिरफ्त में जकड़े तो सीमा की चीख निकल गई। आहिल चौंका और इसने सीमा के बाजू पर लगा घाव देखा तो गुस्से से जबड़े भींच लिए। ये किसने किया है? आवाज में गुस्सा वाजिया था। बताओ मुझे सीमा, किसने किया? अब की बार वो धाड़ा तो सीमा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। मोमिन, कांपते लहजे में वो इतना बोल पाई और हिचकियों समेत रोने लगी। आहिल ने आंखें बंद किए, अपने अंदर उठते लावे पर काबू पाया और खुद को पुरसुकून किए इसने सीमा को देखा और फिर एक झटके से खुद के करीब करते इसे अपने सीने में भींच लिया। बहुत डर गया था मैं सीमा, तुम हमारा बच्चा, किसी को नहीं खोना चाहता था। बहुत खास लोगों को खोया है मैंने अपनी जिंदगी में, मगर तुम नहीं। तुम्हें खोना मरने के बराबर है मेरे लिए। सीमा और हमारा बच्चा, इसका ख्याल तो कर लेती। भला इस मासूम जान की क्या गलती थी? इन सब की भी क्या गलती थी जो मेरी वजह से मर गए? इसके सीने से लगे वो बोली तो आहिल ने एक लंबी सांस खारिज की। चलो, वो इसका हाथ थामे बोला। कहाँ? सीमा हैरान हुई। पुलिस स्टेशन। कहते ही आहिल इसे अपने साथ लिए आगे बढ़ गया। मोमिन के पैर में गोली लगी थी जिसके बायस वो उठ नहीं पा रहा था। इसने मुंह पीछे किया तो सामने अल्बर्टो हाथ में रिवॉल्वर लिए इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अल्बर्टो? मोमिन हैरत से बोला। अल्बर्टो ही तो वो शख्स था जिसकी मदद से वो 3 साल पहले बच गया था आर्मी की कैद से। मोमिन अभी तक हैरत के मुकाम पर था। मिया मोर मोमिन, एल दिनेरो एस इम्पोर्टेंटे एंटोंसेस तोदो एन एल मुंडो। मोमिन मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या है ना, पैसा हर चीज से ज्यादा अहम है इस दुनिया में। हंसता हुआ वो मोमिन के सामने बैठ गया। नो पुएदो करेलो पुएदेस हसर में एस्तो। मुझे यकीन नहीं आता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मोमिन अभी तक भी यकीन था। बुएनो टेंगो ऊना सुरप्रेसा पराती। वैसे मेरे पास एक तोहफा है तुम्हारे लिए। ईमान। इसने ईमान को आवाज दी जो मोमिन जैसी हुडी पहने झाड़ियों के बीचों बीच से रोनुमा हुआ। ईमान तुम? मगर क्यों? मोमिन को झटके पर झटके लग रहे थे। तुम्हारी पैरवी करते करते थक गया हूँ मैं। अब वक्त आ गया है मेरे राज करने का, दुनिया में अपनी दहशत फैलाने का। तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। मोमिन को सर्द आवाज में बोलते इसने वही धुन बजाना शुरू की जो मोमिन बजाता था और धीरे धीरे जंगल में से बड़े खौफनाक भेड़िए नमूदार होना शुरू हुए। मोमिन की आंखों में पहली बार खौफ झलका था। मौत इसके बेहद करीब थी। धीरे धीरे वो भेड़िए मोमिन के करीब आना शुरू हो गए थे जबकि मोमिन ने खौफ से पीछे को सिरकना शुरू कर दिया, मगर ला हासिल। यकदम वो भेड़िए इस पर झपटे और इसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता नोचना शुरू कर दिया। मोमिन दर्द से बुलबुलाता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। इसने अल्लाह से भी मदद मांगी। हाँ, वही खुदा जिसकी वो नफी करता आया था। 1.5 घंटे तक मोमिन तड़पता रहा जबकि ईमान वो शो पूरी तरह एंजॉय कर रहा था। अल्बर्टो ने तो खौफ से आंखें बंद कर ली थीं। आखिरकार एक भेड़िए ने मोमिन का चेहरा अपने दांतों में दबोचा और सर तन से जुदा हो गया। इसके पूरे जिस्म को चीड़-फाड़ दिया गया था। ईमान ने बोरियत से सामने का मंजर देखा और चिल्लाता हुआ अल्बर्टो के सामने जा खड़ा हुआ। मी अयुदास मुचो ते प्रोमेतो दर मेरते बजा ये दिलोरोसा। तुमने मेरी बहुत मदद की। वादा करता हूँ कि तुम्हें कम तकलीफ दे मौत मिले। ईमान की बात पर अल्बर्टो के मुस्कुराते लब सुकड़े। इसे खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। इससे पहले कि वो घूमकर भागता, एक भेड़िया तेजी से भागता इसकी तरफ आया और एक झटके में सर को जिस्म से जुदा कर दिया। अब सब भेड़िए अल्बर्टो के गोश्त से इंसाफ कर रहे थे। जो दोस्ती नहीं निभा सकता वो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। एक हकारत भरी निगाह अल्बर्टो पर डाले वो वहाँ से चला गया था। अब वक्त आ गया था एक नए हैवान के राज का। मोमिन को जो सजा दुनिया में मिली वो इसके अमाल के बरक्स शायद ही कम थी, मगर अभी कब्र का हिसाब और क़यामत का दिन दोनों इसके मुंतज़िर थे। सुबह तक पुलिस ने पूरा जंगल सील कर दिया था। आहिल और सीमा एक तरफ खड़े थे। उन्होंने यही बयान दिया था कि वो सयाह हैं और उन्होंने जंगल में कुछ अजीबो गरीब देखा। जंगल में मौजूद 4 लाशों को ढूंढ लिया गया था। सीमा तो मोमिन को झट से पहचान गई थी। पुलिस ने 1 महीना इस केस पर काम किया और फिर एक वहशी जानवर पर केस डालकर इसे बंद कर दिया। सीमा को यकीन था कि बाकी सबकी मौत का जिम्मेदार मोमिन था, मगर मोमिन की मौत, ये सवाल चाह कर भी इसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। इस हादसे को 5 साल गुजर चुके थे। आहिल और सीमा की 2 बेटियां थीं जबकि हुमा का एक बेटा। हुमा एक बेटे के बाद दोबारा मां नहीं बन सकती थी।
इसे अशद से एक बेटी की कमी महसूस होती थी, इसीलिए सीमा ने अपनी तीसरी बेटी के पैदा होते ही आहिल से मशवरा करके इसे हुमा की झोली में डाल दिया था। वो अब अपनी जिंदगी में पुरसुकून थी। हाँ, मगर अपनी वजह से जाने वाली कीमती जानों का दुख इसे आज भी था। न्यूयॉर्क, रात का आखिरी पहर, जनवरी के अवाइल दिन। सर्दी अपने उरूज पर थी। ठंडी सरसराती हवाएं किसी भी जीरूह के हवास सल्ब करने को काफी थीं। ऐसे में वो हुडी पहने, चेहरे को छुपाए, दरख्त की ओट में छुपे सामने घर पर नजरें गाड़े बैठा था। इसका शिकार किस कदर करीब था इसकी आंखें एक खास एहसास से चमक उठी। शाखों से लटकता वो कमरे से मुलहक बालकनी में दाखिल हुआ। बालकनी का दरवाजा इसने धीरे से वाह करना चाहा। जब दरवाजा खुल गया, इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट गहरी हो गई। मियां मोर इंसोनते, मेरी मासूम मोहब्बत, वो बड़बड़ाया। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नजर सामने बेड पर लेटे इस मुजस्समे पर गई, जिसने इसे दिन रात बेचैन किए रखा था। शेर की सी चाल चलता वो धीरे धीरे इसके करीब आया। वो गौर से इस खूबसूरत चेहरे को देखने लगा जिसने इसे अपना दीवाना बना लिया था। वो चेहरा इस वक्त भूरी जुल्फों के हाले में छुपा हुआ था। इसे ये जुल्फें अपनी रकीब महसूस हुई। इसके बेड के पास बैठते इस शख्स ने इसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारी, जिससे इसकी जुल्फें इसके चेहरे से जरा सी पीछे हुई और बेड पर लेटे वजूद में जिम्बिश हुई। इस वजूद के चेहरे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें नुमायां होना शुरू हो गईं। तेक्स्तरानो में वेदा, मैंने तुम्हें याद किया मेरी जिंदगी। बेड पर लेटे वजूद ने कांपना शुरू कर दिया। यकीनन वो इसकी आवाज पहचान चुकी थी। प्रोंतो सेरास पार्टे दे मी विदा, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। वो हल्की सी मुस्कान लिए स्पेनी जुबान में इसके कानों में सीसा उंडेलने लगा। बेड पर लेटे वजूद की आंखों से गर्म स्याल बहना शुरू हो गया। जिस्म झटके खाने लगा। वो कांपने लगी, मगर आंखें हनोज बंद रहीं। शायद वो वजूद इसको एक बुरा ख्वाब समझ रहा था, मगर अब की बार ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी। एक तल्ख हकीकत जो बहुत जल्द इसकी जिंदगी को दोबारा वीरान करने वाली थी। एक नजर इस कांपते वजूद पर डालकर वो जैसी चाल से अंदर आया वैसे ही बाहर चल दिया। वो पुरसुकून हो चुका था, जबकि पीछे लेटा वजूद एक बार फिर खामोशी से आंसू बहाए अपने ऊपर बीतने वाली कयामत का सोग बना रहा था। वो वापस आ गया था। हाँ, वो वापस आ गया था। अलग रूप, अलग नाम, मगर पहचान सिर्फ एक हैवान। हैवान कभी मरता नहीं। मखसूस सीटी बजाए ईमान दरख्त की शाखों पर झूलता अपने घर की जानिब बढ़ गया। अब बारी थी इसके अगले शिकार की। क्या कर रही हो? कमरे में दाखिल होते इसने सीमा से पूछा, जो रजिस्टर पर झुकी थी। बहुत साल पहले एक नॉवल लिखना शुरू किया था, अब मुकम्मल हुआ है। अच्छा, वैसे क्या नाम है नावल का? आहिल ने तजस्सुस से पूछा। हैवान, पेन बंद करके टेबल पर रखते वो बोली। हैवान? आहिल ने हैरत से पूछा। हाँ, हैवान। आसमान पर छाई काली घटाओं को पर्दे की ओट में से देखती वो पुरसुकून लहजे में बोली। अच्छा बाबा, बाद में कर लेना ये काम, अब थोड़ा ध्यान बेचारे शोहर पर भी डाल लो। अरसा हुआ है इकट्ठे आउटिंग किए हुए, चलो चलें। आहिल ने अपना हाथ आगे किया तो सीमा ने मुस्कुराकर फौरन थाम लिया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया जो इतनी नादानियों के बावजूद इतना बेहतरीन हमसफर इसकी किस्मत में लिखा था।